हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज़ यहाँ पे 1 बजे लाइव होते हैं यूपी टीजीटी के लिए। किसके लिए? यूपी टीजीटी के लिए। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि यूपी टीजीटी के अंदर बार बार हम बात करते हैं यूपी टीजीटी की। तो यूपी टीजीटी के अंदर, यूपी टीजीटी साइंस के अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज क्या करेंगे? उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मैटर वाले टॉपिक पे थे और मैटर वाले टॉपिक को आज हमने खत्म करना था। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो मैटर से कुछ क्वेश्चंस 5 to 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं इस पूरे टॉपिक में से। 5 to 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से किस में पूछे जाते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी अर्ली क्लास में, पहले वाली क्लास में। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या बोला है? द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है? लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या नन ऑफ दीज है? तो आपको पता है जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एयर है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। किसका मिक्सचर है? एयर जो है मिक्सचर है। किसका? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर है। इसमें आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें क्या है आपका? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, आर्गन भी है, नियॉन भी है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है और सबका कॉम्पोजिशन भी बताया था। तो इसमें पूछा आपका लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है? तो आप ये भी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 20%, 20.8% की 20.9% जो एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 78 पॉइंट कितना? 78.8% आपका क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 0.03% आपका क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे यही पूछा था, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में पाए जाने वाला गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसका? एटमॉस्फेरिक एयर का। कितना? नियरली 78% जो है आपका नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है किसके अंदर? एयर के अंदर। एयर के अंदर, जिसमें से 20% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.9% है, CO2 0.03% है, नियॉन 0.018% है, हीलियम 0.05% है, CH4 मीथेन 0.0018% है। ये तो क्या है? बिल्कुल माइन्यूट से है। क्रिप्टन है और हाइड्रोजन है। अब इस स्टडी एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेरिक स्टडी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक ये एयर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। एरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, इसको हम क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चले, तो क्या पूछा गया था आपसे? सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट पूछा गया था किसका? एयर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिश्रण के घटकों के कथनाकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। किसी एक कंपोनेंट का मिक्सचर क्या कर दिया आपने? सेपरेट कर दिया। यूजिंग वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज
एज फॉलोज। क्या है, आपसे क्या बोला गया है कि किसी कोई मिक्सचर है आपके पास, सपोज कोई मिक्सचर है किसका, वाटर प्लस अल्कोहल का, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर है। अब आपको इसमें से अल्कोहल अलग करना है, वाटर अलग करना है। अब पानी और अल्कोहल आपने दोनों मिला दिया, क्या आप पानी और अल्कोहल में से अल्कोहल को अलग कर सकते हो और पानी को अलग कर सकते हो? यस। यस, तो क्या बोला कि एक प्रोसेस है किसके, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वाटर और अल्कोहल है, उसका मिक्सचर है। वाटर से मुझे याद आ गया कि पानी भी पीना है। ठीक है, चलो, तो क्या बोला गया, एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे वाटर और अल्कोहल है। अब वाटर और अल्कोहल में आपको इन दोनों में से एक में से, इस मिक्सचर में से वाटर को अलग करना है और अल्कोहल को अलग करना है। तो किस मेथड का यूज करोगे आप, क्या करोगे, किस मेथड का यूज करोगे ताकि आप क्या कर सको, इसमें से चीजें अलग कर सको, सेपरेट कर सको? तो पहला भंजक आसवन, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज को तोड़ते हो, किसके, हीट करके, कोई सब्सटेंस को हीट करके तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, प्रभाजी आसवन किसे बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। और फिल्टर करना मतलब अलग कर देना। अब आप फिल्टर प्रोसेस लगाओगे तो छन्नी में से छानोगे तो अल्कोहल भी नीचे आ जाएगा, पानी भी नीचे आ जाएगा, तो ये तो प्रोसेस है नहीं। अब हमें बात करनी है किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसको अलग कर सकते हैं। अब क्या बोला, ये एक मिक्सचर था, ये क्या था, एक मिक्सचर था, यहां से आपने हीट दी, ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर क्या है, अल्कोहल है, पेट्रोल है। ठीक है, अब क्या किया आपने, यहां से एक कॉलम लगाया, कॉलम लगा के यहाँ पे एक बीकर ले लिया और बीकर में इसको अलग कर दिया। अब आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, इसको क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, ये क्या है, बीड्स लगे हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं और फिर इसमें भेज रहे हैं। और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है, एक क्या लगाया हुआ है, थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है, जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट को देख रहा है कि कितने टेम्परेचर पे कौन बॉयल हो रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसका मिक्सचर डाल दिया अल्कोहल और पेट्रोल का। अब आपको पता है अल्कोहल क्या, जो जल्दी बॉयल हो जाएगा, अगर यहाँ पे अल्कोहल बॉयल हो रहा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो आप ये बीकर हटा दोगे, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल गया। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल बचा हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें आप अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर चीजों को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। तो देयर आर मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे क्रोमैटोग्राफी। क्या है, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में क्या किया, आपने एक शीट ले ली, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप होती है, पेपर होता है, क्रोमैटोग्राफी पेपर होता है, उसको एक उसमें क्या डाला आपने, जैसे आपको कलर्स के पिगमेंट को अलग करना है या पिगमेंट्स को अलग करना है या प्रोटीन्स को अलग करना है, आपने क्या किया, उसमें एक ड्रॉप डाला उस सॉल्यूशन का, फिर उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। इस पूरी की पूरी क्रोमैटोग्राफी शीट को आपने किस में डाल दिया, एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। यहाँ पे आपने मिक्सचर डाला, ये मिक्सचर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, जैसे पहले ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फिर फ्रक्टोज, ऐसे ऐसे चीजें अलग हो जाएंगी किसी कंपाउंड में से। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट लिक्विड बेस्ड ऑन द
कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव मूवमेंट, जिसका ज्यादा मूवमेंट रेट होगा वो ऊपर जाएगा, जिसका कम होगा वो नीचे ही रुक जाएगा। तो उसके मूवमेंट रेट के आधार पर क्या कर लेते हैं हम, चीजों को अलग कर लेते हैं। किसके अंदर, क्रोमैटोग्राफी के अंदर। क्रोमैटोग्राफी दी किसने थी, मिशेल स्वीट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अच्छा पहले हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो किया ही नहीं, क्रोमैटोग्राफी पहले कर लिया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर फ्रॉम इट्स कॉम्पोनेंट यूजिंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जब आप डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स का यूज करते हो, क्या करने के लिए, कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अल्कोहल और पेट्रोल का एग्जाम्पल, ठीक है। आप कॉम्पोनेंट को, मिक्सचर को अलग, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है, लेस देन 20 डिग्री होगा, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करोगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करोगे। इन दिस प्रोसेस वेरी लिटिल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का दो कंपाउंड्स के बीच में। जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल, किससे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इससे आप अलग कर सकते हो। ठीक है, कुछ और मेथड्स भी थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्रोमैटोग्राफी के बारे में पढ़ा। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जैसे मिक्सी चलती है, सेंट्रीफ्यूग होता है, ऐसे एक चर्निंग मेथड है जिसमें आप चीज़ों को सेंट्रीफ्यूग करते हो। जो सॉल्यूबल चीज़ें होती है, इनसॉल्यूबल चीज़ें कहाँ रह जाती है, नीचे रह जाती है। इनसॉल्यूबल चीज़ें कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी, तो उसको आप अलग से रिमूव कर सकते हो। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हो, सिंपल डिस्टिलेशन में दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो। लेकिन कम डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या यूज होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज। क्लियर है इतनी बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए डिफरेंट है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल साइज ऑफ मैटर, मास ऑफ मैटर या एनर्जी एक्सचेंज। यस, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर मैं बात करूं सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तो सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होता है। इसकी जो वो है मॉलिक्यूल है, टाइटली पैक्ड है, टाइटली क्या है, पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, जिसके कारण जो मूवमेंट है वो भी कैसा है, स्लो है या नेग्लिजिबल है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर लिक्विड की बात करूं तो इनके बीच में थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मूव कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली सॉलिड के लिक्विड के मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन गैसियस में तो बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आप तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, किस किस को, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। क्लियर है, तो द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एज फॉर डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड के लिए सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, गैस के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। क्लियर है इतनी बात, चलो नेक्स्ट। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे प्रिपेयर करते हो, रेड स्टीमिंग ऑन हॉट कुक, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलर जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, या द रिएक्शन ऑफ जिंक विद कंसंट्रेटेड H2SO4, या बाय रिएक्शन ऑफ प्योर जिंक विद डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको किसकी, एसिड की एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन बताएगा, एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी है कौन सी, वो प्रॉपर्टी है एसिड, कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल की। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल
टू फॉर्म, यहाँ पे H2SO4 है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, ZnSO4 बनाएगा, क्या बना रहा है ये, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और इस हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगता है, बबल्स निकलते हैं। तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, प्योर जिंक का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलो। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आप रिएक्शन कराते हो प्योर जिंक की डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड विद रिएक्टिंग प्योर जिंक विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनता है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं यहाँ पे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। जो सबसे हैवी वाटर जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, H2O, ये क्या है, हैवी वाटर है, किसका बनता है, ड्यूटेरियम का बनता है। कौन से आइसोटोप को बनता है, ड्यूटेरियम का। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसने डिस्कवर किया था, यूरे ने डिस्कवर किया था, यूरे एंड वॉशवान एंड यूरे ने डिस्कवर्ड किया था। ये कितने पे फ्रीज होता है, 3.8 पे फ्रीज होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है, हैवी वाटर की बात की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, मतलब कितना टेम्परेचर आप रिड्यूस करो कि जितनी भी गैसियस है वो जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें। अभी मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम के बारे में बताया था ना। ये क्या एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, कितनी होती है थ्योरेटिकल, -273 थ्योरेटिकल है। इस पे सारी गैसेस, ऑल गैसेस जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कितने पे, -273 पे डिग्री सेल्सियस पे। बताया था कि नहीं बताया था, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कितना है -273.5 केल्विन है, -273.15 केल्विन किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर है, तो ये क्या है आंसर, -273 केल्विन ओ डिग्री सेल्सियस। तो यही लिखा है, ऑल जीरो हैव जीरो वॉल्यूम एट -2, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब मिनिमम होता है वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कब मैक्सिमम होता है और कब वॉल्यूम कब 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो होती है किसकी, वाटर की, वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, लेकिन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु की संघटक गैसेस सामान्यता होती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ एयर आर जनरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस एयर की, कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके एयर की गैसेस, कौन कौन सी गैसेस मिलके एयर बनाती है, एयर कौन कौन सी गैसेस मिलके बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ओनली, ऑक्सीजन ओनली या कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने देखा था 78% नाइट्रोजन, 20% क्या ऑक्सीजन। यही
मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, एयर के, बाकी तो अदर जो अदर 2% जो अदर गैसेस है, कितनी है 2%। चलो, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस आर जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनी है गैसेस, क्योंकि ये 78 है, ये कितनी है 20 है, कितनी बची 2% ही तो बची, 2% अदर गैसेस है। एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर क्या यूज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्या यूनिट होती है, ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल। जो एटमॉस्फेयर है हमारा कितनी लेयर्स में बटा हुआ है, एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है जहां पे सारे के सारे फिनोमिना जैसे क्लाउड, स्टॉर्म, ये सब रेन्स जहां से आ रही होती है, ये क्या है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, जहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक कैन बी सेपरेटेड बाय। एक मिक्सचर है, इसमें पानी है और इसमें चॉक डाल दिया आपने, चॉक। इसको सेपरेट करना है, पानी को अलग करना है और मिक्सचर को अलग करना है, और पानी को अलग करना है और चॉक को अलग करना है। तो किसका यूज करोगे, सेडिमेंटेशन का, इवेपोरेशन का, डिस्टिलेशन का, या ब्लास्फेमी, या फिल्ट्रेशन, अच्छा निस्संदन, या फिल्ट्रेशन का। एक पानी में से चॉक के पार्टिकल्स को आपको अलग करना है, तो किसका यूज करोगे, चॉक। मिट्टी और पानी, सैंड और पानी को कैसे अलग कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो, लेकिन फिल्टर में कुछ पार्टिकल्स भी रह जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम पानी को चॉक को क्या करें, चॉक और पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो जितना भी चॉक है वो नीचे सेटल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे सेटल्ड हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि घुलेगा तो है नहीं, घुलेगा नहीं तो वो क्या बना लेगा, नीचे एक लेयर बना लेगा, पानी ऊपर आ जाएगा, नीचे से। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ऊपर से पानी निकाल लेंगे, नीचे चॉक का चूरा बच जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन से क्या करते हो, वेपर। इवेपोरेशन तो क्या है, जहां वेपर बनते हैं, पानी जो है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। डिस्टिलेशन आपने देखा, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को फिल्टर आउट करते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल नीचे। अब फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स भी छोटे छोटे हैं, पानी के साथ ही निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक, वाटर और चॉक को सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डिस्टिलेशन मेथड से होता है। ठीक है, जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली गैसेस में चेंज होना, किसका, लिक्विड का। क्लियर है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, कपड़े सूखते हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने में किसके कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रस्ट ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट किसके कारण लगता है, ऑक्सीडेशन के कारण, रिडक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन के कारण, या केमिकल रिएक्शन विद CO2 के कारण। जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट से, कि जो रस्ट है, आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है वो किसके कारण लगता है। यस, बी क्विक। क्या रीजन है कि जो रस्ट है, आयरन के ऊपर जो एक लेयर आ जाती है, आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, किसकी, फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की, या हाइड्रोक्साइड की, किसके कारण आती है, Fe2
क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3। यस, किसके कारण? तो आयरन का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? एक तो आयरन का Fe+O2 गिव्स Fe2O3। तो आयरन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो पहला तो केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला भी, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी हमने बात करी थी किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे Fe के साथ O2 रिएक्ट कर रहा है, Fe2O3 बन रहा है। तो यहां पे आपने देखा Fe2O3, यहां ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहां पे आपसे यही पूछा गया था कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन तो नहीं है, रिमूवल तो नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, CO2 के साथ तो रिएक्ट नहीं करा रहा। तो 1 और 3 होगा इसका आंसर, 1 और 3, डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। तो रस्ट क्या है? रस्ट किसके कारण कॉज होता है? ऑक्सीडेशन के। ये केमिकल रिएक्शन है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म करता है? Fe2O3 डॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आयरन, वाटर और ऑक्सीजन कोरोजन कोर्स करता है। ये कौन से कलर का है? रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेड ब्राउन। रस्ट का कलर क्या है? रेड ब्राउन है। रस्ट अगर लग जाता है तो वेट आयरन का इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है Fe2O3 की, जो उसकी भी खुद की भी, उसका भी वेट होता है। रस्टिंग रिएक्शन इज जनरली अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। A reducing agent is a substance that decrease the oxidation number of other substance। कौन सा होता है? reducing agent कौन सा होता है? जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एग्जाम्पल ऑफ रस्ट। रस्ट किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड का, एक मिक्सचर का, एक एलॉय का, या एक एलिमेंट का? रस्ट। अभी देखा रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। क्या है ये एक एलिमेंट है या किसी का एलॉय बना हुआ है? यस, व्हाट इज दिस? या तो ये कंपाउंड है, या तो ये मिक्सचर है, या तो ये क्या, ये एलॉय है, क्या ये एलिमेंट है? तो क्या है ये? तो कंपाउंड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ दो एलिमेंट मिले हुए हैं, आयरन और ऑक्सीजन। आयरन प्लस ऑक्सीजन ने क्या बनाया हुआ है? कंपाउंड बनाया हुआ है। तो ये क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, तो रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल है। A compound is a pure substance that is formed as a result of chemical combination of two or more element in a definite proportion। एक proportion के अंदर दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और इसका फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट H2, X नंबर ऑफ H2। चलो नेक्स्ट। जब एक लोहे की कील में जंग लगने लग जाती है तो लोहा ऑक्सीडाइज होता है। एंड आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, यस, क्या बोला है? एक आयरन नेल है, आयरन वो कील होती है ना, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। तो जो रस्ट आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है विद अ रिडक्शन इन लोड। लोड मतलब वेट होगा यहाँ। विद अ रिडक्शन, क्या उसका वेट लूज हो जाता है? विदाउट चेंज एनी वेट। वेट में कोई चेंज नहीं होता। या उसका कलर चेंज हो जाता है विदाउट चेंज इन कलर। कलर में भी कोई चेंज नहीं आता। या उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो जब रस्ट लगता है, अभी अभी हमने बात करी, जब रस्ट लगता है तो एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है कि कलर चेंज नहीं होता, कलर तो चेंज हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है वेट, वेट कम हो जाता है, तो ये भी गलत है। या कोई चेंज नहीं होता वेट में, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो भार में बढ़ोतरी हो जाती है, वेट में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है किसके अंदर, जब किसी लोहे वाली चीज को जंग लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। व्हेन नेल आयरन गेट्स रस्टेड, तो आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो क्या बना देती है, वेट को इंक्रीज कर देती है, उसकी लाइफ को कम कर देती है। क्या कर देती है, वेट तो इंक्रीज कर देती है लेकिन लाइफ को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, एक प्लेट के ऊपर किसी और मेटल को जोड़ते हैं, किसी और मेटल की प्लेटिंग करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये किसके प्रोसेस के थ्रू कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। दो क्या लगाए जाते हैं, रॉड लगाए जाते हैं, एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड। दो क्या लगाए जाते हैं, एक कैथोड लगाया जाता है और एक एनोड लगाया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो एनोड वाला होता है, जो एनोड वाला होता है उस पे क्या होता है, वो हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। और कैथोड वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, वो इलेक्ट्रॉन्स टेक करता है, ले लेता है। एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो रॉड्स लगी हुई हैं, एक पे कैथोड है एक पे एनोड है। ठीक है, एनोड वाला क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और जो कैथोड वाला होगा वो ले लेगा। तो जो प्लेट के ऊपर मेटल आना होता है वो किस पे जुड़ा होता है, एनोड पे। तभी तो ये कैथोड पे, तभी तो ये एनोड अपने ऊपर ले लेता है, इसके ऊपर ले लेगा। तो द प्लेटेड टू बी इलेक्ट्रोलेटेड, जो प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको किस पे रखते हैं, कैथोड पे। और जो मेटल इसके ऊपर चढ़ाना होता है उसको किस पे रखते हैं, एनोड पे। हमेशा याद रखना, जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है। ठीक है, अगर सपोज आपको किसी की जिंक की प्लेटिंग करनी है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, आयरन से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, रस्ट से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एक प्रोसेस होता है। क्या बोला मैंने, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर रहे हो, जिंक की कोटिंग कर रहे हो। आयरन के ऊपर क्या कर रहे हो, जिंक की कोटिंग कर रहे हो। अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है आपको, तो यहाँ पे एक कैथोड लगी है और यहाँ पे एनोड लगी है। यहाँ पे क्या लगी है, कैथोड लगी है, यहाँ पे एनोड लगी है। ये क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे जिंक लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे आयरन लगा होगा। आयरन, ये जिंक इसको देता रहेगा, आयरन की जिंक इसके ऊपर आता रहेगा, आयरन के ऊपर। ठीक है, द प्लेट टू बी इलेक्ट्रोलेटेड, जो इलेक्ट्रोलेटेड करनी होती है प्लेट, वो हमेशा किसकी बनी होगी, कैथोड की बनी होगी। किसकी, कैथोड की। और जो चढ़ाना होगा वो किसका बना होगा, एनोड का। ठीक है, तो क्या पूछा है, द प्लेट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इट ऑलवेज मेड अप ऑफ कैथोड, किसका बना होगा, कैथोड का। और जो मेटल प्लेट करना होगा वो किसका बना होगा, एनोड, वो किस पे बना होगा, एनोड का। ठीक है, तो कैथोड और एनोड का है, फर्स्ट ईयर, कैथोड और एनोड। क्लियर है, डन। चलो, तो क्या आंसर है, द प्लेट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो प्लेट इलेक्ट्रोप्लेट करनी है वो किसकी बनी है, कैथोड की बनी है। और जो दूसरी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है वो एनोड की बनी है। ठीक है, क्लियर है। इफ गोल्ड प्लेटिंग इज टू बी डन, अगर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है किसके ऊपर, अब आप चांदी की कोई चीज लेते हो, उसको उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वा लेते हो, करते हो ना ऐसा, सुना होगा या नहीं करा होगा किसी ने, तो सुना तो जरूर होगा कि चांदी की चीज लेके उसके ऊपर सोने की पॉलिश हो जाती है। तो गोल्ड जो है वहां पे किस पे बना होगा, एनोड पे, क्योंकि गोल्ड चढ़ना है किसके ऊपर, चांदी पे। और चांदी पे क्या बना होगा, वो कैथोड पे बना होगा। ठीक है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड व्हाइल ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। द एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैथोड एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तभी उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है H+ को, है ना, और ये लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच इज मोस्ट मेलिएबल मेथड, सबसे मेलिएबल मेटल कौन सा है? प्लैटिनम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो गोल्ड होता है वो हाईली मेलिएबल होता है, उसको मार मार के आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, या उसकी कोई ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, उसको कोई शेप दे सकते हो। तो सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड, फिर होता है सिल्वर, फिर होता है प्लैटिनम, ठीक है, क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोल्ड। चलो नेक्स्ट, गोल्ड इज हाईली मेलिएबल मेटल, कैसा है, हाईली मेलिएबल है। और ये कैसा है, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसको आप खुला नहीं छोड़ सकते, एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इसको हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि ये रिएक्ट ना कर सके किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है। और जो सिल्वर है वो हाईएस्ट उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम वायर्स में यूज नहीं करते, तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर का यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वायर कैन बी इजीली ड्रॉन? किसको मार मार के, किस धातु को मार मार के इजीली क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं? टिन, कॉपर, लेड या जिंक? टिन, कॉपर, लेड या जिंक? मोस्ट डक्टाइल, अभी आपने मेलिएबल तो पढ़ लिया, मोस्ट डक्टाइल जो वायर में कन्वर्ट हो सकता है वो कौन सा होता है? वो भी गोल्ड होता है। गोल्ड, प्लैटिनम, फिर सिल्वर, फिर कॉपर और फिर आयरन, फिर आयरन। तो कॉपर, यहाँ पे तो कॉपर ही है, इनमें तो कॉपर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है? गोल्ड होता है। लेकिन गोल्ड की तारें थोड़ी बनवाते हैं, है ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये डक्टाइल होते हैं, इनको इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तभी कॉपर की वायर्स बनी होती है घर पे। कॉपर मेटल वायर कैन बी इजीली ड्रॉन, डक्टिलिटी, ये किस क्या है? डक्टिलिटी। द मोस्ट डक्टाइल तो क्या है? गोल्ड ही है। मोस्ट डक्टाइल क्या है? गोल्ड है। टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। सीलियम मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सीलियम मेटल कहाँ पे यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है। और जिनोसाइड क्या है? ये ओर है केडियम का, ये क्यों लिखा हुआ है? कैडमियम का ओर है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक पूछा गया क्वेश्चन था कि कैडमियम, इनमें से कैडमियम का ओर कौन सा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा। वैसे अगला क्वेश्चन यही होता कि कैडमियम का ओर क्या है, तो कैडमियम का ओर कौन सा है? ग्रीनोसाइट है, ठीक है, याद रखना, जिसमें से कैडमियम मेटल को निकाला जा सकता है। और क्या है? और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ, अ सब्सटेंस विद मैक्सिमम टेंसाइल, वो सब्सटेंस जिसका मैक्सिमम टेंसाइल होगा वो क्या है? एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है या जिंक है? टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी, अभी बात की मैंने, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी, डक्टिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो डक्टिलिटी किसकी ज्यादा थी? डक्टिलिटी ज्यादा किसकी थी? तांबे की। क्लियर है? गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इनमें से किसकी है? तांबे की, तो कॉपर। द मटेरियल विद टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द ऑप्शन इज कॉपर, लेकिन हाईएस्ट किसकी होती है? गोल्ड की, जिसकी डक्टिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब वो क्या कर सकता है? वायर में भी चेंज हो सकता है।
ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर या फास्फोरस? इंडिपेंडेंट स्टेट में, फ्री स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाता है? I2, मैग्नीशियम, फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि सल्फर आपको फ्री स्टेट में मिल सकता है, क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम और फास्फोरस फ्री स्टेट में। सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है। सल्फर किस में मिल जाता है? फ्री स्टेट में मिल जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम भी फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, चलो तो सल्फर क्या किस में मिलता है? इंडिपेंडेंट स्टेट में, फ्री स्टेट में मिलता है। सल्फर इज फाउंड इन फ्री स्टेट। सल्फर इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स में, जो हेयर की ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें सल्फर का यूज किया जाता है। गोल्ड प्लैटिनम कहाँ पे मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। सल्फर का यूज फंजीसाइड में भी किया जाता है, फंगस को मारने के लिए, किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। परसेंटेज कितनी है? 0.05% होता है। किसमें? अर्थ क्रस्ट में। किसका? सल्फर का। एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल डिराइव फ्रॉम सल्फर इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? रूबी, सफायर, लीफ या डायमंड? पन्ना होगा ये। अच्छा, ये क्या है? वो ग्रीन कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं? पन्ना, एमरल्ड, एमरल्ड बोलते हैं पन्ने को। रूबी, सफायर, एमरल्ड या डायमंड, क्या है इसमें से एक एलिमेंट? तो डायमंड तो एक एलिमेंट है। क्यों? किसका एलोट्रॉप है? अभी बताया था, कार्बन का। एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का, ऑफ कार्बन। ठीक है, जबकि ये सब तीनों चीजें क्या है? ये स्टोन्स हैं। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं ये। तो ये तो कंपाउंड हो गए, रूबी भी, सफायर भी और पन्ना भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डायमंड, जो किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। और कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट ही पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? तो डायमंड जो है वो एलिमेंट है, क्योंकि वो एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। सफायर, रूबी, एमरल्ड ये किसके? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या है? बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरन शीट कोटेड विद इन द प्रोसेस ऑफ जिंक प्लेटिंग? जिंक प्लेटिंग पे आयरन शीट के ऊपर किसकी कोटिंग होती है? गैल्वेनाइजेशन में। यहाँ होना चाहिए था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर किसकी कोटिंग होती है? एल्यूमिनियम की, जिंक की, टिन की या क्रोमियम की? अभी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अभी ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि जिंक की कोटिंग होती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। तो जिंक की होती है। इन दिस प्रोसेस जिंक प्लेटिंग द आयरन कोट इज कोटेड विद जिंक, जिंक के साथ कोटेड होती है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज और उस पे नेगेटिव होता है, वो कैथोड पे होता है और वो एनोड पे होता है ना। चलो नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंडिफरेंट है या नन ऑफ दीज है? मेटल कैसे होते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, द नेचर ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो, क्योंकि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर जनरली शाइनी, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन? मेटल्स। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर टंगस्टन की। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं? MgO,
Mg जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो MgO बनाएगा, जो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसका जब ऑक्साइड बनता है तो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और नॉन मेटल का एसिडिक इन नेचर होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा, किससे रिलेटेड, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अब हमने मैटर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो एंड हैव अ नाइस डे।